नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब खबरों की शुरुआत करते हैं और शुरुआत राम मंदिर के लिए खास पंडाल की बात करते हैं। तो खास पंडाल राम मंदिर शिलान्यास के दिन बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि राम जन्मभूमि के पूजन के लिए यह खास पंडाल तैयार किया जाएगा। भूमि पूजन के लिए 2 वाटर प्रूफ पंडाल बनाए जाएंगे। चूंकि बरसात का वक्त है, इसलिए बताया जा रहा है कि 2 बड़े और वाटर प्रूफ पंडाल बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए एक मंच बनेगा। मंच पर प्रधानमंत्री, सीएम, संघ प्रमुख और ट्रस्ट के जितने सदस्य होंगे वो सब वहां पर विराजमान होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहां पर कुर्सियां लगाई जाएंगी। तो किस तरह की तैयारियां वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और अब खबर ये आई है कि वहां पर 2 ऐसे पंडाल बनेंगे, भव्य पंडाल बनेंगे जो वाटर प्रूफ होंगे और जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ मुख्यमंत्री, ट्रस्ट के जो तमाम सदस्य होंगे, क्योंकि वहां पर मंच तैयार किया जाएगा और वो वहां पर बैठेंगे। और साथ ही साथ कोरोना काल चल रहा है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी इस जो पंडाल होगा उसमें खास ख्याल रखा जाएगा। कुर्सियों का अरेंजमेंट इस तरह से किया जाएगा ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। और डिप्टी सीएम ने राम मंदिर के शिलान्यास के दिन को ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि भगवान राम की पूरे विश्व में मान्यता है और मुस्लिम समाज के लोग भी भगवान राम का आदर करते हैं। अभी को जनमानस में कहूँगा कि इसको तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तो हमारे मुस्लिम बंधु भी अपने सम्मान के साथ में उनको देखते हैं। ये एक स्वर्णिम दिन होगा, ऐतिहासिक दिन होगा। 500 वर्षों की जो याद है वो एक साथ ताजा हो जाएगी। और अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होगा। इसे लेकर अयोध्या नगरी को सजाया संवारा जा रहा है और इस काम में बेहद तेजी देखने को मिल रही है। कैसी है तैयारी, जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित शुक्ला ने। सज रही है अयोध्या, संवर रही है अयोध्या। कारण यह है कि प्रभु राम के मंदिर का शिलान्यास होने वाला है और शिलान्यास को करने के लिए देश के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। ऐसे में अयोध्या वासी ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या आए तो अयोध्या की एक अलग तस्वीर उनको देखने को मिले, क्योंकि साफ सफाई प्रधानमंत्री मोदी को बहुत पसंद है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या वासियों से यही तो आह्वान किया है कि आप अयोध्या को इस कदर बदल दीजिए, अयोध्या को इतना साफ सुथरा बना दीजिए कि शिलान्यास के मौके पर देश के कोने कोने से जो भी अयोध्या आए, अयोध्या की एक अलग तस्वीर अपने जहन में वो बिठा कर ले जाए। इसी कड़ी में आप देखिए तमाम सफाई कर्मी यहाँ पर साफ सफाई भी कर रहे हैं और आसपास जो पुरानी इमारतें हैं, जो पुराने मंदिर हैं, उनके रंग रोगन का काम भी चल रहा है। और ख़ास बात यह है कि पीले रंग से रंगा जा रहा है तमाम दीवारों को, तमाम मंदिरों को। इसके पीछे भी धार्मिक मान्यता है। मान्यता यह है कि हिंदू धर्म में पीले रंग को बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जब भी कोई शुभ काम होता है तो उसमें पीले रंग का प्रयोग ज़रूर किया जाता है। इसी वजह से आप देख पाएंगे कि इन तमाम दीवारों को यहाँ पर पीले रंग से रंगा जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि अयोध्या के हर हिस्से में इन दिनों ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। तमाम दीवारों को सजाया जा रहा है, उस पर पेंटिंग हो रही है, सड़कों की साफ़ सफाई हो रही है, घाटों की साफ़ सफाई हो रही है। सिक्योरिटी भी बहुत टाइट कर दी गई है क्योंकि एक मेगा इवेंट होने जा रहा है। इससे पहले अयोध्या में इतना बड़ा इवेंट शायद ही कभी हुआ हो। इस वजह से अयोध्या वासी भी ये चाहते हैं, यहाँ का प्रशासन भी ये चाहता है कि किसी भी काम में कोई कोर कसर ना रहने पाए। तो न्यूज़ 18 अयोध्या में जो भी तैयारियां चल रही हैं वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाता रहेगा। अयोध्या में सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं वो भी हम आपको बताते रहेंगे और साथ ही साथ शिलान्यास की क्या तैयारियां हैं उसको लेकर यहाँ के लोगों के भीतर किस कदर उत्साह है वो तमाम जानकारियां भी न्यूज़ 18 सबसे पहले सबसे सटीक जानकारियां आप तक पहुंचाएगा। कैमरामैन नरेश के साथ अमित गर्ग शुक्ला, अयोध्या, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो अयोध्या को पूरी तरह से राममय बनाया जा रहा है। यहां तक कि शहर के दीवारों पर राम कहानी का चित्रों के माध्यम से दर्शाया भी जा रहा है। और लगातार किस तरह की तैयारी है वो हमारे तमाम संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। और सबसे पहले और सबसे सटीक जिस तरह से सहयोगी अमित ने भी कहा कि वो हम तक खबरें वहां से पहुंचाएंगे कि अयोध्या में किस तरह की तैयारी चल रही है, शिलान्यास को लेकर किस तरह से तैयारी है, रंग रोगन किस तरह से चल रहा है, लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर, ये सारी चीजें हैं।
और अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास की तैयारी पूरी जोरों पर है। राम नगरी को सजाया जा रहा है, रंग रोहन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। और इन्हीं तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो यही कि एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई राम मंदिर और उसको लेकर, और कहीं ना कहीं वो दिन आ गया है जब अब राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख घोषित कर दी गई है। कितना उत्साह, कितना उमंग? दिनेश जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लग रहा है कि कुछ दिक्कत आ रही है। हम कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने के लिए, लेकिन चूंकि भव्य राम मंदिर के शिलान्यास की तैयारी चल रही है और हमारी कोशिश भी थी कि डिप्टी सीएम साहब से बातचीत करें कि किस तरह से उत्साह है, उमंग है इसको लेकर। और तैयारी भी लगातार हम अयोध्या से दिखा रहे हैं कि किस तरह से चाहे मुख्यमंत्री पहुंचे हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य साहब पहुंचे हो। और इस वक्त दिनेश शर्मा जी, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़े हुए। एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए। दिनेश शर्मा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और चूंकि राम मंदिर की लड़ाई बहुत लंबी चली, आप शिलान्यास के दिन और वक्त, तारीख सब मुकर्रर हो गई है, वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। कितना उत्साह, कितना उमंग? देखिए, 500 साल का जो प्रतीक्षा थी वो समाप्त हुई है और लोगों में एक अभूतपूर्व उत्साह पूरे भारतवर्ष में देखा गया है। और इसको अगर धर्म से संबद्ध ना करें तो मैं कहूँगा कि तमाम अन्य धर्मों में के मानने वाले लोगों में भी इसके लेके एक अजीब सा उत्साह है। और श्री राम जन्मभूमि स्थल पर भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो, ये भारत की जनता चाहती है और भारत की सर्वोच्च अदालत ने इसका निर्णय दिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये बहुप्रतीक्षित जो कार्यक्रम है, इसको लेकर लोगों में अजब सा उत्साह है और लोगों को प्रतीक्षा भी है कि जल्दी से जल्दी ये कार्यक्रम हो। आप जान रहे हैं कि पूरे देश में जिस समय श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास होगा, मंदिर का निर्माण का, उस समय लोगों ने अभी से आयोजन कर रखा है कि जगह जगह रामायण पाठ का होना, दीप का प्रज्वलन करना, लोगों का सीधा प्रसारण देखना, और सीधे प्रसारण के साथ साथ कई जगह पर लोगों ने विशेष प्रकार के अपने इसका सीधा श्रवण करने का, देखने का भी कार्यक्रम रखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत दिनों के बाद आया हुआ अवसर है जिसका अधिक से अधिक लाभ देश की जनता उठाना चाहती है। बिल्कुल दिनेश शर्मा जी, जिस तरह से इसके शिलान्यास के कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री को न्योता भेजा गया, अब वो खुद यहां पर पहुंच रहे हैं, इसको लेकर तैयारी अयोध्या में जोरों से है। हम भी लगातार इस चीज को कवर भी कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। एक गेस्ट लिस्ट भी बनाई गई है। कौन कौन होंगे इस गेस्ट लिस्ट में, किस तरह से उनका आगमन होगा अयोध्या में और किस तरह की तैयारी वहां पर? देखिए, सीमित लोग इसमें आ रहे हैं और सीमित लोगों को ही बुलाया गया है। जो न्यास के ट्रस्टी हैं वो आमंत्रण दे रहे हैं जी। तो उनके अनुसार ही जो कम से कम संख्या होगी वो होगी। बाकी जब निर्माण का के बाद जब यज्ञ होगा या कोई अन्य कार्यक्रम होगा तो उसमें बृहद पैमाने पर लोग की सहभागिता हो सकती है। इस समय तो कोरोना संकट के कारण बहुत सीमित और लिमिटेड लिस्ट होगी और वही लोग आएंगे जिनको न्यास के ट्रस्टी बुलाएंगे। बिल्कुल। और दिनेश शर्मा जी, एक बात ये है, चूंकि कोरोना काल चल रहा है और भी भव्य ये समारोह हो सकता था, लेकिन भव्यता के साथ साथ कम से कम लोगों के साथ इस भव्य समारोह को करना है, तो कोरोना काल में कितनी बड़ी चुनौती इस कार्यक्रम को संपन्न कराने की? देखिए, निश्चित रूप में इस चुनौती से कम नहीं रहा है। लोगों की जो सदिच्छा है, आप जानते हैं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में करोड़ों लोग जुड़े थे और सबकी इच्छा थी कि इस सुख अवसर को वो अपने आंखों से उसका लाइव प्रसारण
के जगह पर वो प्रत्यक्ष उपस्थित होकर उसको देख सकें, तो इतने संख्या को सीमित करना ये भी एक चुनौती से कम नहीं रहा है। और इसको इसीलिए वृहद पैमाने पर जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, जो सोशल मीडिया है, जो अन्य साधन संसाधन प्रचार के हैं, उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की जो क्रियाविधि है वो रखी गई है। ये उत्सव में माननीय प्रधानमंत्री जी का आना ये सोने में सुहागा से कम नहीं है, और प्रधानमंत्री जी इस अवसर पर अपना उद्बोधन भी देंगे। ये और एक विशेष अवसर होगा लोगों के सुनने के लिए। जाहिर सी बात है कि एक निश्चित समय पर पूजा पाठ के साथ ये दृश्य देखने वाला होगा, जब भूमि का शिलान्यास होगा, और उसके बाद जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी के मन के अंतर्मन के उद्गार होंगे, तो देखने वाला होगा कि राष्ट्रनायक जब एक राष्ट्र मंदिर के निर्माण के बारे में बोलेगा तो वो एक अनूठी छटा जरूर से होगी। बिल्कुल। और दिनेश शर्मा जी, सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि राम के भव्य मंदिर का सपना जन जन ने देखा था, हिंदुस्तान के सारे लोगों ने देखा था, और वो सपना अब पूरा हो रहा है। ऐसे में अगर खास तौर पर अयोध्या की बात की जाए, चूंकि आप डिप्टी सीएम हैं, अयोध्या के विकास और उसको आगे बढ़ाने में राम मंदिर के निर्माण के बाद किस तरह की अयोध्या आप देखते हैं? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहूँगा, और क्योंकि एक विजनरी जो उनका अप्रोच रहता है उसमें उन्होंने एक नई अयोध्या की परिकल्पना कर डाली है। चारों तरफ से चौड़े मार्गों का होना, बाईपास का निर्माण होना, हवाई अड्डे का बेहतर होना, बस अड्डों का एक विशाल बस अड्डों का जहाँ हजारों की संख्या में बसें एकत्रित हो जाएं उसका निर्माण होना, कई रेलवे के ओवरब्रिज बनना, कई पुलों का निर्माण होना, कई जगह पर सड़कों का चौड़ीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीवरेज का तमाम प्रकार के जो तार और अन्य चीज़ होते हैं उनको अंडरग्राउंड ले जाने का, ये एक वृहत स्तर पे कई जगह पर जैसे सूर्यकुंड का जीर्णोद्धार है, सीता रसोई का जीर्णोद्धार है, ये तमाम जगह पर तमाम कौशल्या कुटीर का निर्माण है। ये ऐसे निर्माण होंगे जिनसे अयोध्या की भव्यता, अयोध्या की ऐतिहासिकता और अयोध्या में जाने के बाद एक धार्मिक पर्यटन का स्वरूप देखने को मिलेगा। धार्मिक पर्यटन का इसको बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने इसको अर्थ से भी जोड़ दिया है कि जो लोग धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का दर्शन करने के लिए आएंगे, निश्चित रूप में होटल्स में भी ठहरेंगे, विभिन्न प्रकार के उनके मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे, वहाँ भी जाएंगे। अन्य जो इस दर्शनीय स्थल का निर्माण किए जा रहे हैं वहाँ भी लोग जाएंगे, जिससे पर्यटन में आने वाले पर्यटकों से जो आय होगी वो अयोध्या में काफ़ी बढ़ेगी, और इसको एक तरफ धार्मिक लाभ होगा, दूसरी तरफ आर्थिक लाभ भी होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वृहत नीति तैयार करी है केंद्र सरकार की सहायता से, और चाहे वो घाटों का सौंदर्यीकरण रहा हो, चाहे पुरानी इमारतों का पुनरुद्धार रहा हो, और चाहे विभिन्न प्रकार के पुलों का और बाईपासों का निर्माण रहा हो, ये एक अयोध्या का बदला हुआ जो स्वरूप होगा वो निश्चित रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने वाला होगा। दिनेश शर्मा जी, यानी कि कहीं ना कहीं विकास की बयार तो बहेगी ही वहां पर, और आर्थिक लाभ भी वहां पर पहुंचेगा, और जो लोग अब तक राम मंदिर का सपना देख रहे थे वो भी पूरा होगा। दिनेश शर्मा जी, एक सवाल ये भी है, चूंकि तैयारियां बहुत जोरों पर चल रही है राम मंदिर को लेकर, लेकिन इस बीच एक खबर ये भी आई कि थोड़ा थ्रेटनिंग है, ISI की बात हो रही है, और इसको लेकर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है, चूंकि प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, और दूसरी ये थ्रेटनिंग भी है? देखिए, केंद्रीय सुरक्षा संगठनों के द्वारा और हमारी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं और हमारी प्रदेश की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, इनमें बेहतर तारतम्य है, और पूरी तरीके से सुरक्षा के बड़े पैमाने पर जो है व्यवस्थाएं की गई हैं, और केवल अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को अलर्ट घोषित करके और पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर तरीके से करने का काम किया गया है। और मैं समझता हूं कि जो भी असामाजिक तत्व होंगे उनको मुंहतोड़ जवाब सरकार की तरफ से रहेगा,
और इस प्रकार की चेतावनी जरूर है, लेकिन सरकार सतर्क है और सुरक्षा के पूरे उपाय कर रही है। बिल्कुल। अब जब राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है, शिलान्यास की घड़ी आ गई है, लेकिन दिनेश शर्मा जी, अब भी इस पर राजनीति हो रही है। बहुत सारे ऐसे दल प्रधानमंत्री के अयोध्या जाने पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब इसमें तो मुझे एक ही शब्द याद आता है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत नाए। राम दिखाई नहीं पड़े, राम तो कड़कड़ में व्याप्त हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिखाई नहीं पड़ते और वो अपनी अज्ञानता के कारण अनर्गल प्रलाप करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को कहूँगा कि नज़रअंदाज करना चाहिए, जिनका काम ही आलोचना है और जिनका काम ही केवल निंदा करना है लोगों की, चाहे वो काम जितना भी अच्छा क्यों ना हो। जब सर्वोच्च अदालत के द्वारा जो निर्णय दे दिया गया है, तो अब कोई निर्णय की आलोचना का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अब जो लोग भी आलोचना कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वो एक तरीके का राष्ट्रहित के विपरीत आचरण कर रहे हैं और एक तरीके का वो ऐसा अनर्गल प्रलाप करके अपने आप को भी निंदित कर रहे हैं। बिल्कुल। और दिनेश शर्मा जी, ऐसा भी लगता है कि चूंकि राम मंदिर का मुद्दा जब कोर्ट में था, तो जो तमाम विपक्षी पार्टियां थी वो कहती थी कि राम मंदिर का मुद्दा खत्म बीजेपी नहीं करना चाहती है। अब जब फैसला आ गया है तो भी इस तरह का विवाद, यानी कहीं ना कहीं कोशिश यही कि राम मंदिर को मुद्दा बनाकर जो राजनीति है वो चलती रहे। देखिए, बीजेपी के लिए राम मंदिर कभी मुद्दा नहीं रहा है और न ही हमने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया है। ये हमारी आस्था का प्रश्न है और आस्था के प्रश्न के का कोई तुलना नहीं की जा सकती। कुछ लोगों के लिए ये मुद्दा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए राजनीतिक हथकंडा हो सकता है, लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, ना भारतीय जनता पार्टी सरकारों के लिए ये कभी भी मुद्दा नहीं रहा है। बिल्कुल। और दिनेश शर्मा जी, अब राम मंदिर पर तो हमारे आस्था का प्रश्न है, बिल्कुल, और हमारी श्रद्धा का प्रश्न है। बिल्कुल। और बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है और इस वजह से लगातार इतनी लंबी लड़ाई भी लड़ी गई। अब चूंकि राम मंदिर की तो बातचीत हो ही रही है, लेकिन कुछ बात शिक्षा नीति को लेकर भी हो जाए दिनेश शर्मा जी, क्योंकि 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है, तो थोड़ा इस पर भी बातचीत हो जाए। किस तरह से आप इस शिक्षा नीति को 34 साल बाद बदलाव के तौर पर देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, जिसमें स्कूली स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक आमूलचूल परिवर्तन की परिकल्पना रखी गई है। और मैं समझता हूं कि ये बहुप्रतीक्षित विषय था, जिसमें अब जैसे मानव संसाधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में देखा जाएगा। एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनेगा जिसका अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे और उपाध्यक्ष जो है वो शिक्षा मंत्री होंगे। वैसे ही राज्यों में एक राज्य शिक्षा आयोग का गठन होगा जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री करेंगे और शिक्षा मंत्री जो होगा वो उसका उपाध्यक्ष होगा। इसमें हमेशा की तरह उन्होंने एक बेहतर प्रयत्न किए हैं, स्कूली शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। और जैसे जो 10+2 के ढांचे का था उसको परिवर्तित करके 5+3+3+4 ये 4 स्तर में इसको बदला गया है। यानी स्कूली शिक्षा का जहां विस्तार किया गया है, वहीं उच्च शिक्षा में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एनरोलमेंट हो सके, वोकेशनल एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एनरोलमेंट हो सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी चीज़ ये देखने में आई है कि फीस की सीमा तय करने का निश्चय किया गया है। चाहे कौन संस्थान किस कोर्स की कितनी फीस रख सकता है, इसके मानक तैयार होंगे। और इसके मानक ही तैयार नहीं होंगे, साथ ही में इसमें अधिकतम फीस तय की जाएगी कि यह सीमा अन्य शिक्षा, स्कूली शिक्षा दोनों के लिए ये तय होगी। तो कह सकते हैं कि जहां शिक्षा के विस्तारीकरण की हम लोग सोच रहे हैं, वहां सस्ती और सुलभ शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार सद प्रयत्न कर रही है। इसमें अगर आप देखें तो बहुआयामी विश्वविद्यालय की परिकल्पना की गई है। बहुआयामी विश्वविद्यालय की परिकल्पना का तात्पर्य सीधे से ये है कि जैसे अलग अलग विश्वविद्यालय होते हैं, मान लें कृषि का विश्वविद्यालय है, आयुर्वेद का विश्वविद्यालय है, योग का विश्वविद्यालय है, तो नहीं, बहुआयामी विश्वविद्यालय का मतलब है कि एक विश्वविद्यालय में ये अलग अलग प्रकार की जो प्रकृति हैं इसके संकाय होंगे और शोध पर
ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार के विश्वविद्यालयों की निर्माण की बात की गई है। हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना की बात करी गई है। इसमें अलग से इसको बनाए गए जिसमें नियमों का नियमन होगा, गुणवत्ता व नवाचारों का अनुपालन करने की बात इसमें तय की गई है। बिल्कुल दिनेश जी, एक सवाल ये भी है, चूंकि बहुत सारे बदलाव हैं और लोग तमाम हलकों में इसको लेकर इसका स्वागत भी किया जा रहा है। जो नई शिक्षा नीति है इसकी डिमांड बहुत सालों से हो रही थी, चूंकि भारत में जो पढ़ाई है बहुत लेंदी प्रोसेस में चलता है और जो एक पढ़ाई करने का पूरा एक सिस्टम है वो भी बहुत लेंदी था। लेकिन अब नई शिक्षा नीति आने के बाद स्थितियों में बदलाव होगा, जो कह सकते हैं कि शिक्षा हर लोगों तक पहुंचेगी। इसके इंप्लीमेंट के लिए भी बहुत सारी तैयारी करनी होगी। इसके लिए सरकार जो है वो किस तरह से तत्पर है? हाँ, निश्चित रूप में सरकार का तत्पर रहना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा कि स्कूली शिक्षा में कहा गया कि 5वीं कक्षा तक का जो साक्षरता की पृष्ठभूमि है उसको सुदृढ़ करने की बात और उसके आंकिक ज्ञान को मजबूत करने की बात कही गई। तो अब सरकार के अगर हेल्प नहीं होगा, सरकार की परिकल्पना शुरुआत से नहीं होगी तो पूरा ढांचा ही बदल जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो शिक्षा नीति है का प्रख्यापन है वो एक क्रांतिकारी कदम है और ये क्रांतिकारी कदम स्थितियों का परिवर्तन है। शिक्षा सब उन्नति का मूल है और शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का जो अभी तक का जीडीपी में 4% के आसपास होता था खर्च, अब इसको बढ़ा के 6% तक का जीडीपी का शिक्षा में व्यय का प्रावधान किया गया है। इसका दायरा बढ़ाया गया है। उच्च शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एनरोलमेंट हो, वोकेशनल एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एनरोलमेंट हो, ये तय किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर व्यवस्था लाने के साथ जो हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है केंद्र की, और प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उनके साथ सहयोग करके और उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा का जो विस्तारीकरण है उसको नया रूप देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार भी करेगी। बिल्कुल, इसमें धन का आवंटन भी किया गया है और जो शिक्षा पर खर्च है वो भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन दिनेश शर्मा जी, चूंकि बात ये हो रही है कि जो हमारी अब तक की जो स्कूल कॉलेजेस या फिर जो उच्च शिक्षा है उसको लेकर जो एक व्यवस्था बनी हुई थी उसमें मूलचूल बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे लोगों तक पता चलेगी। जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 1 क्लास से लेकर उच्च शिक्षा तक ये पूरा मामला जाएगा। इसमें पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनके दिमाग को भी बदलने की जरूरत होगी, उनकी भी काउंसलिंग करने की जरूरत होगी, क्योंकि हम विदेशों की शिक्षा को हमेशा तरजीह देते हैं। ऐसे में अगर भारत की नई शिक्षा नीति आई है तो वो अपने आप में विदेशी शिक्षा को ही आगे बढ़ा के और उसी तर्ज पे आगे बढ़ रही है। नहीं, विदेशी भाषा को पढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है कि संस्कृत भाषा भी पढ़ेंगे, मातृभाषा में 5वीं तक हम पढ़ेंगे, जो स्थानीय भाषाएं होंगी उसमें हम पढ़ेंगे। साथ में हम विदेशी भाषाओं को भी इंटरमीडिएट की कक्षाओं के पहले ही हम उनको पढ़ाना शुरू कर देंगे। इस प्रकार की बातें की गई है। और हायर एजुकेशन में जैसा आपने कहा उसकी बढ़ोतरी के लिए हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि सत्ता के केंद्रीकरण को समाप्त करना। और सत्ता के केंद्रीकरण को समाप्त करने की प्रावधि के अंतर्गत ही जैसे निचले स्तर पर अगर हम कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्कूल एक कॉन्सेप्ट दिया गया है स्कूल कॉम्प्लेक्स का, कि स्कूल कॉम्प्लेक्स में विद्या संकुल में जो प्राइमरी और सरकारी स्कूल होंगे, जो सेकेंडरी स्कूल होंगे, वो इससे संबद्ध करने की कोशिश की गई है। यानी हर तरफ से शिक्षा का विस्तार और एक सुलभ शिक्षा सबके लिए कैसे हो, इसका बहुत अच्छी तरीके से प्रख्यापन इसमें किया गया है। और इसमें गवर्नेंस का केंद्र होगा, गवर्नेंस एक केंद्र बनेगा, मैं ऐसा मानता हूं। चलिए दिनेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और शिक्षा नीति पर बातचीत करने के लिए और राम मंदिर शिलान्यास की तैयारी पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।